यहाँ हम आयलर टरबाइन इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। टर्बो मशीनरी के अंदर में जी ये वही है। टर्बो मशीनरी के अंदर में हम अगर बात करें तो यहाँ हमको ज़रूरत होती है मोस्टली ये मालूम करने की कि हमको एनर्जी क्या मिल रही है या कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है कुछ पर्टिकुलर वर्क डन अचीव करने के लिए। इन चीज़ों में हम इंटरेस्टेड हैं। वो मालूम करने के लिए हमको डायनेमिक्स के बारे में कुछ मालूम करना पड़ता है। और डायनेमिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां मैं रिलेट करना चाह रहा हूं आपके सेकंड ईयर की फ्लूइड मैकेनिक्स से। वहां जो हमने फ्लूइड डायनेमिक्स का यूनिट आपको कराया था, तो हमने जिन चीजों के बारे में बात की थी वो फोर्स और टॉर्क, मोमेंटम, इसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे भी हम यही चाहते हैं कि टर्बो मशीनरी में, स्पेशली टर्बो मशीन्स के अंदर में, अगर हम टर्बाइंस के अंदर में बात करते हैं तो हमको कितनी फोर्स मिल रही है, या ज़्यादा स्पेसिफिक होके बात करें तो रोटर पे हमारे शाफ्ट के ऊपर में कितना टॉर्क हमको मिल रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं मोस्टली। अब वो जानने के लिए, मालूम करने के लिए, या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर में नया रोटर टरबाइन डिजाइन करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी हमको रिक्वायर्ड मालूम है कितनी पावर हमको अचीव करनी है, तो वहां हमें डायनेमिक्स को किनेमैटिक्स से रिलेट करने की जरूरत पड़ती है। किनेमैटिक्स से क्या मतलब है, यानी किनेमैटिक वेरिएबल्स जो वेलोसिटी के हमारे पास में आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से फोर्स के साथ, टॉर्क के साथ रिलेट कर सके, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ये हमें जानना होता है। आयलर टरबाइन इक्वेशन इसी काम के लिए यूज की जाती है। अब आयलर टरबाइन इक्वेशन जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये मोमेंटम प्रिंसिपल को यूज करके भी हम निकाल सकते हैं और एनर्जी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन दोनों से हम ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म ऑफ आयलर टरबाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं या आयलर इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे किया जाता है उसको जरा सा आप देखना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In order to analyze the kinematic and dynamic factors in the design of turbo machine, it is necessary to relate the fluid velocities and rotor velocity to the forces of interaction due to momentum changes of the fluid inside the rotor. ठीक है। अगर सेकेंड ही ईयर की फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो तो इस तरीके का हम कुछ कर चुके थे कि हमारे पास में एक वेन टाइप का शेप होता है और फ्लूइड आ रहा होता है, लेट से इनलेट करता है v1 वेलोसिटी से, और हमारे पास में वेन एंगल थीटा होता है, और फ्लूइड लेट से एग्जिट करता है v2 वेलोसिटी से। तो अब फिर पूछा जाता है कि ये बताइए कि कितनी फोर्स इसके ऊपर में लग रही होगी। तो डायनेमिक्स के अंदर में इस ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को सेकंड ईयर में हम देख चुके हैं। वहां पे हम इंटीग्रल अप्रोच यूज करते थे और यहाँ पे भी हम इंटीग्रल ही अप्रोच यूज करेंगे। और अगर थोड़ा सा आपको याद आता हो कि इंटीग्रल अप्रोच में हम करते क्या थे कि हमारे पास में कुछ लॉज थे, बेसिक लॉज, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एप्लीकेशन एक्सेलरेशन। फिर हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का यूज किया करते थे। और अगर कुछ याद आ रहा हो आपको तो ऐसा हुआ करता था कि कुछ इक्वेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती थी हमारे पास में, ठीक है, और फिर हम उसमें कुछ चेंजेस लेके आया करते थे। तो मास कंजर्वेशन इक्वेशन, मोमेंटम की इक्वेशन हमारे पास में होती थी। मोमेंटम की इक्वेशन जो है वो लीनियर और एंगुलर होती थी। और अगर फिर कुछ थोड़ा सा आपको और याद आ रहा हो, उस मोमेंटम इक्वेशन में कुछ सर्टेन अगर हम कंसीडरेशंस ले लें, एजम्पशंस मान लें, तो उससे हमें आयलर इक्वेशन मिलती थी, और फिर फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन करके बर्नौली इक्वेशन मिलती थी। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, इंटीग्रल अप्रोच और डिफरेंशियल अप्रोच यूज करके। इससे पिछले सेमेस्टर में आपने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा, और हीट ट्रांसफर के कोर्स में और भी थर्मोडायनेमिक्स के कोर्सेज में आपने एनर्जी इक्वेशन को भी पढ़ा होगा।
यहाँ इस पर्टिकुलर कोर्स में हम इंटीग्रल अप्रोच ही लेके चलेंगे, मोमेंटम इक्वेशन को भी उसी तरीके से डील करेंगे और एनर्जी इक्वेशन को भी। तो एक बेसिक रोटर हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। ये बेसिक एक रोटर हमने डिजाइन बना रखा है, जिसमें एक पर्टिकुलर हमने वेन अभी बना के, ब्लेड अभी आपको बना के दिखा रखा है। इसके एक्सिस दिखा रखे हैं, जेड एक्सिस है, ठीक है, अलोंग द शाफ्ट, आर रेडियल एक्सिस है, एंड देन टेंजेंशियल हमारा थीटा एक्सिस है। वेलोसिटी वेन के ऊपर में R1 पे इनलेट वेलोसिटी हमने कहा V1 है, और जब एग्जिट कर रहा है R2 पे तो वेलोसिटी हमारे पास में लेट से V2 है। ये यहाँ पे बना के दिखा भी रखा है, R1 इनलेट रेडियस, R2 आउटलेट का, वेलोसिटी V1 पे आ रही है और V2 पे बाहर जा रही है। अब ये जो वेलोसिटी हमारे पास में V है, ठीक है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलोंग द एक्सिस व्हिच वी हैव कंसीडर्ड, along v theta, along theta direction v theta, along z direction vz, along r direction vr। ये यहाँ पे बना के दिखा रहा है। एक ये डैश लाइन से कंट्रोल वॉल्यूम हमने बना के दिखा रखा है। कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो वाटर जो ब्लेड के ऊपर में होता हुआ जा रहा है उसको लिए हुए। So consider the rotor shown in figure. A fixed control volume encloses the fluid in rotor. The coordinate systems and the axis of rotation is shown. Fluid enters the rotor at radius r1 and velocity v1 and leaves with radius r2 and velocity v2. Up. If we consider steady flow, mass flow rate in should be equal to mass flow rate out of C. स्टेडी फ्लो अगर हम मानते हैं तो मास फ्लो रेट जो अंदर आ रहा है वही मास फ्लो रेट बाहर जा रहा होगा, प्रोवाइडेड कोई और कहीं से हम इंजेक्शन नहीं कर रहे हैं और हम कहीं से कोई लीकेज कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। अगर ये सब है तो हम लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म, एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, F which is equal to m dv by dt, और उसको हम लिख सकते हैं del by dt, del by del t, कंट्रोल वॉल्यूम पे इंटीग्रेट हम कर रहे हैं अपने, और v वेक्टर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रो dv, और ये जो हैश्ड v है ये वॉल्यूम है। तो एक टर्म हमारी टाइम के साथ में क्या चेंज हो रहा है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम उसको बता रही है, मोमेंटम के अंदर चेंजेस, और दूसरी ये कंट्रोल सरफेस वाली टर्म है डबल इंटीग्रल के साथ में, ये है v वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रो v डॉट dA। एरिया वेक्टर ले रखा है, वेलोसिटी वेक्टर ले रखा है, और यहां से हमको मालूम चल रहा है कि थ्रू कंट्रोल सरफेस क्या मोमेंटम एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी आवर लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, एंड दिस इज जस्ट टू शो कि CV लिख के अगर हमने सिंगल इंटीग्रल साइन बना रखा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रिपल इंटीग्रल, एंड CS इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। अब जरा फोर्सेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स देखिए। जो फोर्स F है इसको मैं FZ, FR, Fθ इनमें चेंज कर सकता हूं। द फोर्सेस ऑन द रोटर are caused by changes in the absolute velocity of the fluid at the rotor inlet and exit। क्योंकि हमने ये माना है कि हमारा स्टेडी फ्लो है, तो जैसे ही हम कहते हैं हमारा स्टेडी फ्लो है तो ये फर्स्ट टर्म चली जाएगी। सेकंड टर्म जो हमारी कंट्रोल सरफेस वाली है, इसको देख के ये पता चलता है कि फोर्स में अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की वजह से, चेंजेस की वजह से आएगा इनलेट और एग्जिट में। अब ये वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट है, एक रेडियल है, एक एक्सियल है, एक टेंजेंशियल है। द चेंजेस इन द एक्सियल वेलोसिटी और मोमेंटम causes the axial thrust. Changes in the radial velocity produces the bending force on the rotor। ये दोनों एक्सियल थ्रस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है और बेंडिंग मोमेंट जो यहां पे लग रहा है, इन दोनों से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये हमारे इंटरेस्ट का ज्यादा नहीं है, ठीक है। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी v थीटा के अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से ही सिर्फ
टॉर्क प्रोड्यूस होगा और हम उसी में इंटरेस्टेड हैं, यानी वी थीटा के अंदर में जो चेंजेस हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। सो द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, इससे पहले लीनियर मोमेंटम की हमने इक्वेशन लिख के दिखाई थी, अब एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं सेम कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें जो हमारा पोजीशन वेक्टर है r, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है लीनियर मोमेंटम से। तो r क्रॉस f दोनों जगहों पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे r क्रॉस दी लीनियर मोमेंटम टर्म ये हमने किया। क्योंकि हमारा स्टेडी फ्लो है तो पहली टर्म जैसे हमने आपसे बात की थी 0 हो जाती है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, इसमें r है हमारे पास, r वेक्टर को मैं लिख सकता हूं r e r प्लस z e z, ठीक है। मैं इस तरीके से अपने r वेक्टर को लिख सकता हूं, जहां के e r और e z मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं। e r r डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, e z z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से मैं फोर्स को अगर कंपोनेंट्स में लिखूं तो एफ आर ई आर प्लस एफ थीटा ई थीटा प्लस एफ जी ई जी, ये मेरे फोर्स के कंपोनेंट्स हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड की ही अगर मैं बात करता हूं, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं अगर मैं, ठीक है, तो मेरे पास में आएगा जेड एफ थीटा ई आर, ये एम आर यानी मोमेंट होगा रेडियल। दूसरा टर्म मुझको देगा टेंजेंशियल मोमेंट और थर्ड टर्म मुझको देगा z डायरेक्शन का मोमेंट। अब यहां पे अगेन अगर हम देखें तो mr और m थीटा रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ओवरऑल टॉर्क के, और ये दोनों मुझको बेसिकली बेंडिंग मोमेंट्स दे रहे हैं अबाउट द रोटर शाफ्ट दो डायरेक्शन में। तो बेंडिंग मोमेंट्स में तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं मोमेंट के उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं जो मुझको रोटर को घुमा के दिखा सके, रोटेशन कर सके, रोटर शाफ्ट को मेरे रोटेट कर सके। और वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है एक्सियल कंपोनेंट ऑफ दी मोमेंटम, जो कि हमको टॉर्क देगा जेड एक्सिस पे। इसी तरीके से अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो इक्वेशन 3 में तो लेफ्ट हैंड साइड की बात की, अब राइट हैंड साइड की बात करूं जिसमें कंट्रोल सरफेस की टर्म है, वहां पे भी आर से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, उसके भी टर्म्स मेरे पास में निकल के आ सकते हैं, ठीक है। यहां पे भी ई आर टर्म है, ई थीटा टर्म है, ई जेड टर्म है। तो जैसे पहले मैंने कहा था कि जो मेरा एम आर और एम थीटा वाला कंपोनेंट है मोमेंट्स के, ये मुझे बेंडिंग मोमेंट दे रहे हैं बेसिकली, और उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं। तो मैं यहां पे z mz वाले टर्म को लेता हूं। सो द थर्ड टर्म represents torque on the shaft assuming flow rate is uniform, and I hope that second year की FM से आपको यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो याद होगा, ठीक है। जस्ट लेट यू नो, यूनिफॉर्म फ्लो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जहां पे कि वेलोसिटी चेंजेस हो रहे हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, स्पेस में जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं यूनिफॉर्म फ्लो लेता हूं अक्रॉस इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है, तो मैं mz जो मेरा है उसको, जो राइट हैंड साइड की टर्म मेरे पास में आई थी, फाइनली इस फॉर्म में लिख सकता हूं m डॉट आर वी थीटा एग्जिट माइनस आर वी थीटा एट इनलेट। यूनिफॉर्म फ्लो की वजह से मुझे ये फायदा मिल जाता है कि इंटीग्रल को मैं समेशन के अंदर में चेंज कर सकता हूं। और कई जगह पे कन्वेंशन वी थीटा के लिए आप देखेंगे कुछ बुक्स में वी यू करके लिखा हुआ होता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट कन्वेंशन आल्सो। सो आई कैन से दैट माय मोमेंट ऑफ z डायरेक्शन वुड बी m डॉट r v u 2 is exit minus r v u at 1 is inlet। तो ये दिखा रखा है कि
कई जगहों पे कन्वेंशन ये यूज किया जाता है कि v थीटा इज रिटन एज vu also, va is the axial velocity, vr is the radial velocity. ठीक है. In equation 5 and figure, the tangential component v theta is replaced by vu as per rotor coordinate system. vz is replaced by va. तो ये रोटर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं. कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिखाई देगा. सो द मेन थिंग इज फॉर यू टू नो कि ये v थीटा है या vu है, या किसी बुक को आपने देखा उसमें कुछ और लिखा हुआ है. एक्चुअली दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. अच्छा, ये जो mz हमारे पास में निकल के आया, यानी टॉर्क जो हमारे पास में निकल के आया, ये कंट्रोल वॉल्यूम पे था. कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूइड था. हमको क्या निकालना है? हमको टॉर्क निकालना है जो कि रोटर पे लग रहा होगा. तो इसका मतलब अपोजिट साइन लेना होगा. Since the CV encloses the fluid, the torque calculated in equation 5 is on the fluid. Hence, the torque on the shaft would be opposite to that. Sign convention opposite कर लीजिए, यानी m dot RVU1 minus RVU2. ये होगा टॉर्क एट शाफ्ट. अगर मैं पावर निकालना चाहूं, कितनी पावर मुझको मिल सकती है, तो I need to multiply tau with omega, angular velocity of the shaft. Just multiplying omega with my torque equation, and also I know that u is equal to omega times r. u है मेरी ब्लेड की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ये बराबर होगी ओमेगा टाइम्स r. ठीक है, इसीलिए मैंने जो r यहाँ पे लिखा हुआ था उसको ओमेगा से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ब्लेड की वेलोसिटी u लिख दी. ब्लेड की वेलोसिटी यानी ये वेलोसिटी u. ओके, सो दैट वुड बी u1 यानी इनलेट पे ब्लेड की वेलोसिटी, u2 एग्जिट पे ब्लेड की वेलोसिटी. सो ओवरऑल मेरी पावर आ जाती है m डॉट u1 vu1 माइनस u2 vu2. एक और फॉर्म है जिसमें मैं इसको चेंज कर सकता हूं. अगर मैं पावर को मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दूं, एंड दिस गिव्स मी माय E, and this would be equal to u1 vu1 minus u2 vu2. और अगर इसको g से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, that would give me h, and afterwards you would know why I am doing this. ये E और h की क्या जरूरत पड़ रही है, ये अभी आगे जरा सा आप देखेंगे. तो फिर मुझको मिलता है u1 vu1 minus u2 vu2 by g. तो ये जो इक्वेशन 7 है, खास तौर पे इक्वेशन 7.1 7.2, ये मेरी आयलर टर्बाइन इक्वेशन कहलाती है.